माई सेल्फ डॉक्टर M.K. पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था, हम जो है क्वांटम यील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं या क्वांटम लब्धि क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता कहलाती है और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने इसमें बताया था कि इसका प्रायोगिक निर्धारण के लिए हमें दो प्रकार के कार्य करने हैं, एक तो गतिक कार्य, एक प्रकाशिक कार्य। और उसके लिए मैंने आपको इसका जो उपकरण काम में लेते हैं उसके बारे में बताया था। मैं इसके उपकरण के बारे में बता रहा था कि इसमें लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, रिएक्शन सेल, डिटेक्टर, एम्पलीफाइंग मशीन और रिकॉर्डर जो है वो रिकॉर्डर ये होते हैं। पर मैंने डिटेक्टर के बारे में आधा ही बताया था, क्योंकि डिटेक्टर जो है इसमें स्पेशली अलग से भी पूछा जाता है कि फोटोकेमिस्ट्री में किस प्रकार के डिटेक्टर काम में आते हैं या कितने प्रकार के डिटेक्टर होते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको दो प्रकार के जो सामान्यतः काम में आते हैं, थर्मोपाइल और फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है, उन दोनों के बारे में बता दिया था। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थर्ड प्रकार के हैं, वो हैं 4C, जैसे मैंने बताया केमिकल एक्टिनोमीटर। केमिकल एक्टिनोमीटर क्या होते हैं कि ये ऐसे गैसेस मिक्सचर या विलियन का उपयोग करते हैं इन एक्टिनोमीटर्स में, या जो डिटेक्टर होते हैं या केमिकल डिटेक्टर होते हैं उसमें ऐसे गैसियस या विलियन का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश विकिरणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब इन पर प्रकाश विकिरण पड़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। प्रकाश विकिरणों के प्रति संवेदनशील का मतलब ये है कि जितने लाइट इन पे गिरेंगी तो इनमें जो हमने केमिकल ले रखा है, भले ही वो गैसेस मिक्सचर हो या भले ही वो सॉल्यूशन के रूप में हो, वो क्या है, उनका रिएक्शन होता है। उनके रिएक्शन जो है वो उसके बीच में और प्रकाश के विकिरणों के बीच में एक रेखीय संबंध होता है। तो इसका मतलब जितनी रिएक्शन होगी उतनी ही हमने लाइट एब्जॉर्ब की है, या उतनी ही लाइट किसी रिएक्शन को, किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन को होने में काम आई है। तो हम जो प्रकाशिक कार्य है बेसिकली वो इसमें हम कर सकते हैं। तो केमिकल एक्टिनोमीटर्स जो हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि जिनमें केमिकल रिएक्शन का परिणाम या कितनी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है वो विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। अब इसमें हम कई प्रकार के एक्टिनोमीटर्स, केमिकल एक्टिनोमीटर्स काम में लेते हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो है 4C1 जो मैंने लिखा है, बुनसन एंड रोसोज एक्टिनोमीटर, ठीक है, या बुनसन रोसो एक्टिनोमीटर ऐसे इसमें कहा जाता है। देखिए चित्र में जैसा बताया गया है कि इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट है, BCD। बी पार्ट में जो है हम H2SCl2 गैस का मिश्रण रखते हैं नीचे, ऊपर, और नीचे जो है वो वाटर भरा होता है। इस बल्ब में नीचे तो वाटर है, ऊपर जो है H2SCl2 गैस का मिश्रण है। और ये एक अनसांकित नली है जिसमें पूरे में क्या भरा हुआ है, H2Cl2 का मिश्रण है। और जो डी बल्ब है, जिसमें डी बल्ब जो दिखाया गया है, डी बल्ब में क्या है, H2O भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब जैसे ही बी बल्ब पर H2SCl2 का जो जिसमें मिश्रण भरा हुआ उस पर लाइट डलती है तो H2Cl2 जो गैस के रूप में है वह 2HCl यानी कि HCl लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और आप जानते हो जो लिक्विड होता है HCl वो जल में घुलनशील होता है। तो जैसे ही H2 व Cl2 गैस HCl में बदलेंगे तो वो पानी में मिलेगा। पानी में मिलेगा तो जो सी में जो है, या यूँ कहिए बल्ब डी से जो है पानी सी की तरफ बढ़ेगा, या यूँ कहिए कि जो गैस है उसका दबाव जो है वो H2O पे बी बल्ब में कम होगा, तो जो डी बल्ब में पानी है उसका मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे किधर होगा, सी की तरफ। और सी पर अपन ने अंशांकन कर रखा है कि जितना पानी का मूवमेंट होगा नली सी में जल द्वारा जितनी तय की गई दूरी है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। सिंपल सी मैं आपको फिर से बताता हूँ। बी बल्ब जो है वो आधा पानी से भरा हुआ है और आधा गैस से भरा हुआ है, जिसमें H2SCl2 का मिश्रण है।
जैसे इस पे लाइट गिरती है तो H2 और Cl2 गैस का मिश्रण लिक्विड में HCl के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो पानी में घुल जाता है। तो जो अंशांकित नली है C, उसमें दाब कम होता है क्योंकि गैस घुल जाती है। तो फिर D की तरफ से पानी जो है बल्ब D की तरफ से C की तरफ ट्रैवल करेगा। तो जितना पानी ट्रैवल करता है वह प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगा। ये एक इसका कंसेप्ट है। अब 4C सेकंड की बात करते हैं। इसमें एडर्स एक्टिनोमीटर है। एडर्स एक्टिनोमीटर भी इसी तरह का होता है, पर इसने काम क्या लिया, मर्क्यूरी क्लोराइड व अमोनियम ऑक्सीलेट का मिश्रण लिया, जो कि अमोनियम क्लोराइड व CO2 व मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। तो जैसे इस पे लाइट गिरती है, किस पे, मर्क्यूरी क्लोराइड और अमोनियम ऑक्सीलेट पे, ये अमोनियम क्लोराइड या CO2 या मर्क्यूरिक क्लोराइड मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, या तो मर्क्यूरस क्लोराइड का वजन ले लेते हैं या फिर CO2 का आयतन ले लेते हैं, क्योंकि इनका आयतन जो होगा वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगा कि हाउ मेनी एक्सटेंट ए रिएक्शन इज कैरिड आउट, या कितनी एक रिएक्शन कैरिड आउट हुई है या कितनी हुई है। तो हाउ मच एक रिएक्शन इज कैरिड आउट, तो ये इसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार से अपन एडर्स एक्टिनोमीटर बताता है, जिसमें यहाँ पर ये जो लेते हैं। थर्ड प्रकार का जो है वो है यूरेनाइल ऑक्सीलेट एक्टिनोमीटर। इसमें क्या लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का 0.05 m और यूरेनाइल सल्फेट का 0.01 m जल में विलयन होता है। प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्जेलिक एसिड का विघटन हो जाता है और प्रकाश में रखने से पहले वह बाद में KMnO4 के साथ अनुमापन द्वारा अभिक्रिया की प्रगति देख लेते हैं कि अभिक्रिया की प्रगति देखते हैं, और जो अभिक्रिया की प्रगति होगी वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। ऑक्जेलिक एसिड का KMnO4 के साथ अभिक्रिया से पहले देख लेते हैं कि कितना ऑक्जेलिक एसिड का कंसंट्रेशन है, और अभिक्रिया के बाद देख लेते हैं कि अब कितना बचा हुआ है। तो जो लाइट है उसके बीच में और सांद्रता के बीच में ये जो है एक रेखिक संबंध हमारे को प्राप्त हो जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड के CO2 में या CO में कन्वर्ट होने में, H2O में कन्वर्ट होने में या प्रोडक्ट के कन्वर्ट होने में प्रकाश की इतनी तीव्रता काम में आई है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। फोर्थ प्रकार का जो है वो एक्टिनोमीटर है गाइगर मूलर काउंटर। फोर्थ D, ये अलग प्रकार का है, केमिकल एक्टिनोमीटर नहीं है। गाइगर मूलर काउंटर यह आयनीकरण चैम्बर का सुदृढ़ रूप है। उपकरण में स्टील या टंगस्टन का पतला तार लगा आयनीकरण चैम्बर होता है। जब चैम्बर में आयनिक पार्टिकल प्रवेश करते हैं तो उसमें विद्यमान वायु का आयनीकरण हो जाता है और गैस का डिस्चार्ज प्रारंभ हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे सामान्य विधियों द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, एमीटर लगा देते हैं। तो कितनी रिएक्शन हुई है या कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, वो जो है वह कितनी करंट पास हुई है, उन दोनों के बीच में रेखिक संबंध के आधार पर बताया जा सकता है। या प्रकाश की तीव्रता जो है वह विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती के बीच में हमारे संबंध होता है। इस प्रकार से हम नाप सकते हैं डिटेक्टर की सहायता से कि रिएक्शन सेल या रिएक्शन पोर्ट से हमारे पास या रिएक्शन वेसल से कितनी लाइट आगे हमारी डिटेक्टर के पास गुजरी है, या कितनी एब्जॉर्ब सैंपल ने कितनी एब्जॉर्ब कर ली है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं, और उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया कितनी संपन्न हुई है। अब नेक्स्ट आता है, तो सबसे पहला कारक है ताप का प्रभाव। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्वांटम यील्ड बढ़ती जाती है, परंतु जो क्वांटम यील्ड है वो ताप पर बहुत कम प्रभावित होती है या ताप से कम प्रभावित होती है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा ताप बढ़ा देने से क्वांटम यील्ड का मान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, कम मात्रा में बढ़ता है। उसके लिए एक उदाहरण दिया हुआ है अमोनिया का अपघटन। इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर सिर्फ 15 से 20% बढ़ पाती है। इसलिए ताप का प्रभाव जो है, हालांकि ताप बढ़ा देने से क्वांटम यील्ड का मान बढ़ता है, पर इतना प्रभाव नहीं होता जितना होना चाहिए। दूसरा है तरंग दैर्ध्य का प्रभाव। देखिए, जैसे मैंने बताया, आवृत्ति बढ़ाने से, वेव नंबर बढ़ाने से, या यूँ कहिए एनर्जी बढ़ा देने से जो है क्वांटम यील्ड का मान बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो क्वांटम यील्ड का मान घटेगा।
तो जैसे जैसे क्वांटम यील्ड, जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटम यील्ड का मान घटता है। हमने उदाहरण लिया है यहाँ पर N2O5 के विघटन के लिए हमने लिया है कि लैम्डा का मान अगर 310 होता है तो क्वांटम यील्ड जो है 2.97 होती है। अगर लैम्डा का मान 365 नैनोमीटर होता है तो क्वांटम यील्ड का मान 1.54 होता है। और अगर लैम्डा का मान 405 नैनोमीटर होता है तो जो है क्वांटम यील्ड का मान 0.74 होता है। अगर लैम्डा का मान अपन 436 नैनोमीटर कर दें तो हमारे पास फाई का मान 0.009 ही रहता है। तो जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता है वैसे वैसे जो है क्वांटम यील्ड का मान घटता है। अब प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव भी क्या होता है, जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे क्वांटम यील्ड का मान भी घटता है। नेक्स्ट है जो चौथा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्रिय गैसों के का प्रभाव, यानी अक्रिय गैसों का क्वांटम यील्ड पर क्या प्रभाव होता है। अक्रिय गैसों का क्वांटम यील्ड पे क्या प्रभाव, वैसे ही जानते हो कि अक्रिय गैस अणुओं की उपस्थिति में प्रारंभिक श्रृंखला अणुओं का दीवार से टकराना बाधित हो जाता है, इसलिए श्रृंखला बंद करने वाले पद घट जाते हैं, जिससे अभिक्रिया की गति जो है वो तेज़ी से घटती है और अभिक्रिया की जो गति है अभिक्रिया की जो गति है वो तेज़ हो जाती है। सिंपल सी बात है कि अक्रिय गैस के अणु अगर होंगे किसी कंटेनर में तो वो क्या होंगे कि जो पार्टिकल है, रिएक्टिंग पार्टिकल है, वो अक्रिय गैस अणुओं से टकरा के एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे या एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी गेन कर लेंगे। या यूँ कहिए एक दूसरा कारण भी ये है कि जो रिएक्शन के मॉलिक्यूल हैं वो पात्र की दीवार से टकरा के अपनी जो एनर्जी लॉस्ट करते थे या खोते थे वो खो नहीं पाएंगे। टकराने से उनकी क्या है एनर्जी गेन होगी, अक्रिय गैसों से टकराने से एनर्जी गेन होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी वो एनर्जी गेन कर लेंगे या सक्रिय ऊर्जा जितनी एनर्जी गेन कर लेंगे और वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे तो प्रोडक्ट के बनने की संभावना ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की संभावना ज़्यादा होगी तो क्वांटम यील्ड का मान भी बढ़ता है। आप जानते हो अभिक्रिया का वेग है जो है क्वांटम यील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने परिभाषा में भी आपको बताया था। तो अक्रिय गैसों की उपस्थिति के कारण से जो फाई है, क्वांटम यील्ड है, क्वांटम लब्धि का मान बढ़ता है। अब अपन बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछा जाता है, उच्च व निम्न। तो सबसे पहला तो बात करते हैं उच्च क्वांटम लब्धि के कारण। पहला तो जो कारण है, जब एक अणु प्रकाश का एक फोटोन अवशोषित कर प्राथमिक प्रक्रम प्रारंभ करता है तो फिर दूसरे प्रक्रम में फिर से वह दूसरे अणु को उत्तेजित कर सकता है। या यूँ कहिए कि जब एक अणु प्रकाश का एक फोटोन प्राथमिक प्रक्रम में अवशोषित कर उत्तेजित होकर द्वितीय प्रक्रम में दूसरे अणु को उत्तेजित कर दे तो क्वांटम लब्धि का मान उच्च होगा। देखिए ए बी जो है उसने H फोटोन एब्जॉर्ब किया और ए स्टार बना दिया और बी बना दिया, ये प्राइमरी प्रोसेस है। अब सेकेंडरी प्रोसेस में भी क्या होता है, ए बी जो है से पुनः फिर जो है वो ए स्टार टकराता है और ए के जो है वो दो अणु बन जाते हैं और बी फिर अलग से बन जाता है, ये सेकेंडरी प्रोसेस में। तो देखिए एक ही फोटोन से यहाँ पर दो अणुओं का वियोजन हो गया तो यहाँ पर क्वांटम लब्धि का मान 2 हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति क्या है, श्रृंखला अभिक्रिया जिनमें एक फोटोन के अवशोषण से कई अणुओं का सक्रियण हो जाए या कई अणुओं का निर्माण हो जाए या एक बहुत सारे अणु सक्रिय हो जाए, उसमें जो क्वांटम यील्ड का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। जैसे उदाहरण लिया है A2 जो है वो H फोटोन अवशोषित कर प्राइमरी प्रोसेस में ए स्टार बना लेता है, ए स्टार फिर B2 से रिएक्शन करके एक तो AB मॉलिक्यूल बना लेता है और एक B जो है B स्टार जो है, स्टार का मतलब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है या सक्रियत अणु है, तो वह सेकेंडरी प्रोसेस में बना लेता है। फिर जो ये बी है वह पुनः किसी A2 से टकराकर ए बी बना ले और ए स्टार बना ले। तो देखिए एक बार जो ए स्टार B2 से टकरा के बी स्टार बना लेता है और बी स्टार A2 से टकराकर ए स्टार बना लेता है। ऐसी एक सेकेंडरी प्रोसेस में क्या है, चैन रिएक्शन प्रारंभ हो जाए तो उस समय क्वांटम यील्ड का मान 1 से ज़्यादा होगा। तीसरा जो है
अगर मध्यवर्ती है वो उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए। कई बार क्या होता है, कई रिएक्शन में जो है मध्यवर्ती जो बनता है वो उत्प्रेरक का रूप में कार्य करने लग जाए। इस प्रकार की रिएक्शन आपने पढ़ी भी होगी, ऑटोकैटालिसिस टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो मध्यवर्ती बनता है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगता है, तब भी क्वांटम यील्ड का मान जो है वह उच्च हो सकता है। चौथा जो है वो है क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में उष्मा का उत्सर्जन होता है। जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमेशा उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इससे निकली हुई ऊर्जा से मान लो कोई अणु जो है वह सक्रियत हो जाए, तो एक फोटोन से एक से ज़्यादा अणु सक्रियत हो जाएंगे, उस समय क्या है, क्वांटम यील्ड का मान ज़्यादा हो सकता है। पांचवा जो है वो है प्राइमरी प्रोसेस में एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल निष्क्रिय अणु से कोलाइड कर उसे सक्रिय कर दे और ये सक्रिय फिर से निष्क्रिय से कोलाइड कर सक्रिय कर दे। प्राइमरी प्रोसेस में एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है वो निष्क्रिय अणु से कोलाइड कर उसे सक्रिय कर दे और ये सक्रिय फिर से निष्क्रिय से कोलाइड कर सक्रिय कर दे। तो एक से दो हो गए, यानी जो है निष्क्रिय से कोलाइड हो गया तो वो सक्रिय हो गया। अब उससे निष्क्रिय जो हुआ वो किसी और से टकरा दे तो वो उसको सक्रिय कर दे। तो जो है इस प्रकार से एक से ज़्यादा अणु सक्रियत हो जाएंगे। इस स्थिति में क्वांटम यील्ड का मान ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारी क्लास में मान लो दो बच्चे हैं, एक थोड़ा सा यार क्या करेंगे, पढ़ाई क्या करेंगे, एक उसका दोस्त है वो कहता है यार अपनों को पढ़ेंगे तो अपने नौकरी लगेगी, अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा। तो वो जो निष्क्रिय सक्रिय उसके संपर्क में आ गया तो वो निष्क्रिय भी क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो पहले एक सक्रिय था, इससे दो सक्रिय हो गए। तो इस स्थिति में क्वांटम यील्ड का मान बढ़ जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल लिया हमने, H2SCl2 जो है वो 2HCl बनाता है और उसका क्वांटम यील्ड का मान 10⁵ के बराबर होता है। इस प्रकार से उच्च क्वांटम लब्धि हो सकती है। अब हम बात करते हैं निम्न क्वांटम लब्धि के कारण। निम्न क्वांटम लब्धि में क्या हो, पहला का जो है वो है प्राइमरी प्रोसेस में एक फोटोन के अवशोषण से सक्रियत अणु उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले ही विभिन्न प्रोसेस द्वारा डीएक्टिवेट हो जाए। माना उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया और वह उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले ही, जैसे इंटरनल कन्वर्जन है, आईएससी है या फ्लोरेसेंस है या फॉस्फोरेसेंस से, इससे क्या एनर्जी को लॉस्ट करके डीएक्टिवेट हो जाए। तो उसमें क्या हुआ, फोटोन तो एक अवशोषित हो गया पर जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, जिसके कारण से क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाता है। दूसरा कारण जो है वो है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जब डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके अपनी ऊर्जा खो दे। तो मैंने अभी उदाहरण दिया था कि एक जो सक्रिय अणु है, एक सक्रिय बच्चा जो है वो निष्क्रिय को एक्टिवेट कर सकता है, पर यह भी तो हो सकता है इससे उल्टा, जो सक्रिय है वो निष्क्रिय के संपर्क में आए तो निष्क्रिय उसको भी, सक्रिय वाले को भी निष्क्रिय कर दे कि क्या यार छोड़ यार, ज़िंदगी एक बार आती है, मज़े ले करते हैं अपन, तो छोड़ बाद में पढ़ लेंगे, देखेंगे जो होगा। तो वो जो है वो दोनों ही निष्क्रिय हो जाएंगे। इस स्थिति में जो है क्वांटम लब्धि का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड जो है वो है क्या है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में से कुछ अणुओं को इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वे उत्पाद में रूपांतरित हो जाए। मॉलिक्यूल एक्टिवेट तो हो गया फोटोन अवशोषित करके, बट वह एकदम एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी गेन नहीं कर पाता, उससे थोड़ी सी एनर्जी गेन कम किया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो क्वांटम लब्धि का मान कम ही रहेगा। चौथा जो कारण है वह है प्राइमरी प्रोसेस जो है वो पुनः प्रतीप होने लगे, रिवर्स होने लगे। जैसे दो ए मिलकर लाइट की प्रेजेंस में A2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, पर A2 जो है वो वापस अपने एटम्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो जो है क्या हो जाए, सेकेंडरी प्रोसेस हो ही नहीं, उससे पहले ही रिवर्ट हो जाए, तो इसमें भी क्वांटम लब्धि का मान कम हो सकता है। पांचवा जो कारण है निम्न क्वांटम लब्धि का वो है कि जब वियोजित खंड पुनः संयोजन द्वारा संयुक्त होकर क्रियाकारकों में परिवर्तित हो जाए तब क्या हो जाए, तब भी क्वांटम लब्धि का मान कम हो सकता है। जैसे ए बी लाइट की प्रेजेंस में ए प्लस बी में कन्वर्ट हुई, ये ए और बी वापस ए बी बना लें, एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस ही हो जाए, तो उसमें भी क्वांटम लब्धि का मान कम हो सकता है। जैसे एग्जांपल दें, H2 जो है, H2 और Br2 की रिएक्शन से 2HBr बनता है, 2HBr वापस H2 और Br2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसके लिए क्वांटम लब्धि का मान ऑलमोस्ट जीरो रहता है। तो इस परिस्थितियों में जो है क्वांटम यील्ड का मान क्या रहता है, बहुत
कम होता है, या निम्न क्वांटम लब्धि का एक कारण ये भी होता है। इस प्रकार से अपने को निम्न क्वांटम लब्धि प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से उच्च क्वांटम लब्धि के कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर आता है। और वैसे भी मैंने तो बताया, फोटोकेमिस्ट्री में जो भी आप पढ़ेंगे या पूरा चैप्टर ही हमेशा एग्ज़ाम में आता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन, और उसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा चैप्टर। धन्यवाद।